नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे गए कहानी घास वाली सुनते हैं। कैसे एक गरीब नीच जाति की लड़की अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। मुलिया हरी हरी घास का गांठ लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखें में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास क्यों हो? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी या कुछ बताएगी भी? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो तो बताओ ना। मुलिया इस उसर में गुलाब की फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खींचा हुआ चुंबक, कपोल पर हल्की ललीमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र अद्रा जिसमें एक अस्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गद्य इस योग था कि सर पर घास का टोकरी रखकर बेचने जाती। उस गांव में भी ऐसा लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाए बैठे थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो वह अपने आप को निहाल समझता। लेकिन उसे आए साल भर से भी अधिक हो गया, किसी ने उसे युवक की तरह ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेर रही है। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीचे आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बोर्ड की सुगंधित से वातावरण सुनहरा हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झोवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झोंवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप मौर्ध्य का इसके सिवा और काम ही क्या है? वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मारकूश ने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया बैग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गरिमा में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टिश होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जा रही थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उसने कह दे तो वह उस ठाकुर के खून के प्यासे हो जाएगा। फिर न जाने क्या हो, इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी और न अकेले जाएगी।
तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम प्यारी नहीं होता, काम प्यारा होता। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता को चाटूं। उठा झावा और घास लेके आ। द्वार पर नीम के तख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कहाँ होती है। मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, कभी मिलते हैं। जब से यह सत्यानाशी लारियाँ चली गई है, एक्के वाले की बधियाँ बैठ गई है। कोई सेठ भी नहीं पूछता। महाराज जन से 150 रुपये उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे एक्के को कौन पूछता है। महाजन का सुध भी तो न पहुँच सकता, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों के ओर मोड़ से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी शन हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात नहीं हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुल चल रहा था। खेतों की मोड़ पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया के जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितना घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक भी उतना घास नहीं छिल सकेगी। यहाँ देखने ही कौन आता है, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छिलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से भी ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन से के आने की खबर ही नहीं हुई। एकाएक उसके आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फैसले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तुम इस रास्ते में चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आए। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम न आए। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कह रहा हूँ, बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? चैनसी और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्द में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं?
चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन क्या खिलवाड़ हुआ है। मुलिया के ओठ पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारे औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लेहू नहीं है, उससे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमती रहती है? मैं उनके तलवा के भी बराबर नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए न कि मैं चमारन हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़किया धमकी व जरा सी लालचा से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है ना, ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ोगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरण पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया, इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरण पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ही नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात नहीं निकल रही थी। मुलिया इतनी बागपटु है, इसका उसे अनुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई शाइस, कोई कोचवा, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती है ठीक करती है। उनके घरवाला भी तो चमारिन और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमी के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी मेहरीन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात यह है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझसे इतना ही प्यार करता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला गला घोट कर दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे तब कोई और बात है। मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप की दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कह रही हूँ क्या? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझसे इसी तरह प्यार करेगा, मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कहीं ना छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाते हैं, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल जाता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान के गलत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियाँ देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर काँपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने
चीलम पीना शुरू किया। सब दिल में उसे जलते थे, उसे गालियां देते थे, मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोग को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा जा रहा है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पूर चराने वालों को घुड़िया जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बह रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद कर देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बूढ़ो कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाता है क्या? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठा है भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नर्म भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ पर 4 पूर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकबे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूर के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ निकली ही नहीं। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बैर भरे आते दिखाई दिए। खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह पुकार कर बढ़ा, आओ भाई आओ, कैसे बेर लाए हो, जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिंगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सुकर गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बैर बड़े ही मीठे होते हैं। बैर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बैर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाँट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पूर बंद रहे। जब सब बैर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्श दो, बड़ी भूख लगी थी ना, इसीलिए चला गया, नहीं तो कभी नहीं जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी तो बैर खाए, एक आधे घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर में सारा काम करके रख दोगे, न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम नहीं करोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहे। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अभी भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चला चलूँ। महावीर को कहलावा भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार होकर बैठा था।
चटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक्के की गदी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी की चैन सिंह को उस पर बैठने में शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिखरा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी नहीं था, क्या आजकल सवारियाँ कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के ही हो जाएंगे, घास ऊपर से। जब आप ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा परुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो एक्के को औने पौने निकाल दूँ, फिर घास छिलकर बाजार ले जाऊं। आजकल सास पतोह दोनों छिलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है। दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हल्कान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारी की टोह में इधर उधर एक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छाह में 20 ही टांगे एक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तरों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लाड़ी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे हुए साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुनिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल्लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोच वाले ने कहा, मुला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घास वाली बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही है। एक अधेड़ कोच वाला ने फिटने से ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकील को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाब पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भराया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीट सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आँखों से पिए जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आँखों से देख देख कर, सिर का आंचल सिसका सिसका कर, मुँह मोड़ मोड़ कर बात कर रही है। वह मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तरों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लाड़ियों पर दौड़े, वकील मुख्तर इन सवारियों को ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झावा लिए उस फिटने के पीछे दौड़ी। फिटने में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकाल कर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने
दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई नहीं? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक्का सामने से आते हुए दिखाई दिया। कुछ दूर एक्का निकल गया तो चैन सिंह पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो एक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए से रुपये। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बगैर नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और अब भी रुपये पैसे का जब काम लगे बेखटक चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा मत करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपकता जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ, मुलिया ने हाँफते हुए कहा। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला क्या? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात नहीं सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह गहे कि लाज तो निभा रहे हो, गरीब आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेत में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मालिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।